नमस्कार, टीटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस। आतंक के गढ़ पाकिस्तान की अब वैश्विक मंच पर खुलेगी पोल। विदेश सचिव पहले चरण में संजय झा, कनिमोई और श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व वाले डेलीगेशन को कर रहे ब्रीफ। टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी बने प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलील, 3 मुद्दों पर ही सुनवाई रहे फोकस। कपिल सिब्बल ने कहा, पूरे कानून पर है हमारी आपत्ति। विकसित भारत के लिए जरूरी है रेगुलेशन और स्वतंत्रता का संतुलन। सीसीआई की वार्षिक बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विकसित भारत के विजन के लिए नवाचार, समान अवसर और बदलते बाजार की जरूरतों को समझने पर दिया जोर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत के लिए विकसित खेती और समृद्ध किसान पर दिया जोर। कहा, भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए कृषि को $1 ट्रिलियन का हासिल करना होगा लक्ष्य। और देश भर में बदल रहा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत को चिलचिलाती गर्मी से राहत का इंतजार, तो वहीं दक्षिण और पूर्वोत्तर इलाकों में झमाझम बारिश। ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश जाने वाले सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के 3 दलों को आज संसद भवन में विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहले चरण में ब्रीफिंग दे रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले और जवाब में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने जो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया है, उसका एक सदस्य पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की करतूतों का लेखा जोखा दुनिया के सामने रखने जा रहा है। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सभी सदस्य भारत के तमाम साझेदार देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करेंगे। जेडीयू के संजय कुमार झा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे और डीएमके सांसद कनिमोई की अगुवाई वाले 3 दलों को आज ब्रीफिंग दी जा रही है। दरअसल ऑल पार्टी डेलीगेशन 7 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें से आज 3 दलों को ब्रीफिंग दी जा रही है। भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ भारत की आवाज बुलंद करेगा। इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को विदेश मामलों की संसदीय समिति के सामने तमाम मुद्दों पर स्थिति को स्पष्ट किया। यह बैठक करीब 3 घंटे चली। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में राजभवन में यूनिफाइड कमांड की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई की अध्यक्षता वाली 2 सदस्यीय पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि शुरुआत में 3 बिंदु तय किए गए, हमने 3 पर जवाब दिए, लेकिन पक्षकारों ने इन 3 मुद्दों से भी अलग मुद्दों का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ 3 ही मुद्दों पर फोकस रखे। मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल की मांग का विरोध करते हुए कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास दूसरे मुद्दों का जवाब नहीं है, लेकिन नए मुद्दे उठाना कोर्ट के साथ सही नहीं है। वहीं कोर्ट ने पूछा कि क्या वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान पहले से था। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन की जरूरत कानून में पहले से थी, पर पहले ऐसा नहीं था कि रजिस्ट्रेशन न होने पर उसका वक्फ प्रॉपर्टी का स्टेटस खत्म हो जाएगा। कोर्ट ने कपिल सिब्बल की इस दलील को रिकॉर्ड कर लिया है। सिब्बल ने कहा है कि वक्फ बाय यूजर का प्रावधान सैकड़ों वर्षों से है। अयोध्या फैसले में इस प्रावधान को अहमियत दी गई है। सिब्बल ने साथ ही कहा कि नए कानून में प्रावधान किया गया है कि धर्मांतरण के जरिए इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति 5 साल से पहले वक्फ नहीं कर सकता। ये प्रावधान पूरी तरह असंवैधानिक है। इस बीच मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आमतौर पर कोर्ट किसी विधेयक के अमल पर अंतरिम रोक नहीं लगाती है। ऐसा केवल तभी होता है जब कानून को चुनौती देने वालों का केस बहुत मजबूत हो।
सिब्बल ने इस पर कहा कि नए कानून में कोई भी व्यक्ति वक्फ प्रॉपर्टी पर दावा कर सकता है। इस स्थिति में डीएम पहले ही ये मानकर जांच करेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 6 दिवसीय यूरोप दौरे पर हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने नीदरलैंड दौरे के दौरान हेग में वहां के प्रधानमंत्री डिक शूफ से मुलाकात की। पीएम डिक शूफ से मुलाकात पर डॉक्टर एस जयशंकर ने खुशी जाहिर की। विदेश मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ नीदरलैंड के दृढ़ रुख के लिए डिक शूफ को धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री ने भारत नीदरलैंड साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पीएम की प्रतिबद्धता की सराहना की। वहीं मुलाकात के दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी टीमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। The sun shines brightly on its glorious soil, endowed with a wealth of natural resources, the northeast of India. Led by the Honorable Prime Minister's vision of a Viksit Bharat, explore a flight of modernity and future, and huge investment opportunities, 8 states, infinite possibilities, one powerful summit. Rising Northeast, the Investors Summit. Register now. बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं। बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। और अब खबरें तिरंगा यात्रा से जुड़ी हुई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मध्य प्रदेश में भी तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में धार में महिला शक्ति के सम्मान में सिंदूर शौर्य यात्रा निकाली गई। ये यात्रा धार के लालबाग से प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए लालबाग में ही आकर संपन्न हुई। रैली में धार विधायक नीना वर्मा सहित बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। यात्रा के दौरान वाहन में सवार भारत माता बनी बालिका आकर्षण का केंद्र रही। हम लोग यहाँ पर जो पाकिस्तानियों को धूल चटाई है हमारी सेना ने, उसके उत्साहवर्धन के लिए और उसके जो भी उन्होंने कार्य किया है वो वीरता का कार्य किया है, उसके लिए हम यहाँ पर बहुत अच्छी शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। हम इस वाहन रैली के माध्यम से समस्त मातृशक्ति और देशवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं हैं। हम नगर, देश में और राष्ट्र में हर कदम पर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। जो हमारी बहनों ने आज बॉर्डर पर शौर्य दिखाया है, मिशन सिंदूर को कंप्लीट किया है, हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने जिस शौर्य के साथ हमारे देश में जो युद्ध किया है, हमको जो सफलता दिलाई है, उन सब के सम्मान में हमने आज ये रैली का आयोजन किया है। ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी सरकार ने चलाया और सैनिकों ने उसे सफलतापूर्वक पूर्ण करा, उसी के लिए सैनिकों के उत्साहवर्धन के लिए और उन्हें एक धन्यवाद देने के लिए हमारी ओर से शौर्य यात्रा महिलाओं की निकाली जा रही है। ये वाहन शौर्य यात्रा पूरे सैनिकों के लिए, देश में सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से साथ देने वाले हर एक व्यक्ति के लिए हम सब सेना और राष्ट्र के साथ खड़ी है। वीरों के सम्मान के लिए, उन सैनिकों के सम्मान के लिए हम अपने तन मन धन से, महिलाएं हमेशा उनका साथ देंगी,
मातृशक्ति उनके साथ है। वीरों के इस सम्मान के लिए हम धार में एक महान रैली निकाल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसी कड़ी में चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के पांगी में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। पांगी के 13,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फबारी के बीच निकली तिरंगा यात्रा में भरमौर के विधायक सहित काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस दौरान लोगों ने भारतीय सेना के पक्ष में नारेबाजी की। कड़ाके की ठंड के बावजूद लोगों का उत्साह देखते ही बनता था और तिरंगा हाथ में लेकर लोग इस यात्रा में शामिल हुए। सेना के जवानों ने जिस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, बहुत प्रशंसनीय कार्य किया और भारत जिस तरह से एकजुट होकर इस कार्य को अंजाम दिया, सब बधाई के पात्र हैं और भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरा है और पूरा संसार में हमारा जो एक मुकाम था उसको हासिल किया है। उधर राजस्थान के जोधपुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेनाओं को सलाम करने और उनके पराक्रम शौर्य को सम्मान देने के लिए तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में भाजपा नेता, कार्यकर्ता, आमजन और स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। रैली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, भाजपा नेता ज्योति मिर्धा, भाजपा नेता मानवेंद्र सिंह सहित कई पूर्व सांसद और मंत्री भी उपस्थित रहे। रैली में एक नन्ही बच्ची ने कम उम्र होने के बावजूद बेहद अनोखे और साहसी तरीके से सेना के शौर्य और पराक्रम को न सिर्फ सलाम किया बल्कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI के 16वें वार्षिक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाजार को कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए कार्य करना चाहिए। साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2023 भारत में प्रतिस्पर्धा कानून के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा है, जिसने आयोग की प्रवर्तन क्षमताओं को मजबूत किया है और साथ ही एक अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी नियामक ढांचे का निर्माण किया है। It's not just a celebration of an institution, but also a confirmation of a principle that markets must work for the many and not just for the few. That itself captures the free market, democratizing the market principle. The Competition Amendment Act of 2023 has been an important landmark in the evolution of the competition law in India, strengthening the Commission's enforcement capabilities, while simultaneously creating a more facilitative and transparent regulatory framework. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज में 724 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास और नवनिर्मित पुलिस लाइन्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक भी नागरिक को छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे और आज पाकिस्तान दुनिया में गुहार लगा रहा है कि एक बार बख्श दो। प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत के बहादुर जवानों ने पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करते हुए उसको उसकी ही औकात में लाने का काम किया है। अगर हमारे पास मजबूत सेना नहीं होती, भारत माता के पास बहादुर
बहादुर जवान नहीं होते तो पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के रहते हुए देश की जनता कैसे सुरक्षित रहती। अब तो भारत ने बता दिया है कि अगर हमारे एक नागरिक को भी छेड़ोगे तो अपने अस्तित्व के लिए जूझोगे। योगी आदित्यनाथ ने साथ ही पिछली पूर्ववर्ती सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश सुरक्षित नहीं था। शाम होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उत्पाती सड़कों पर आकर के तांडव करते थे। न बेटियां सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले ही लोगों के घर में, लोगों के मन में एक आशंका आ जाती थी कि पता नहीं अब क्या होगा। इन दोनों के बीच का समन्वय था समाजवादी पार्टी और पहले की सरकार। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश कोई सुरक्षित नहीं था। सायकाल होते होते सड़कों पर कर्फ्यू जैसा दृश्य दिखाई देता था। उपद्रवी और उत्पाती सड़कों पर आकर तांडव करते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। हर तीसरे दिन एक दंगा होता था। प्रदेश में विकास ठप हो गया था। एक तरफ उपद्रव और दूसरी तरफ अंधेरा। इन दोनों के बीच का समन्वय था समाजवादी पार्टी और पहले की 2017 की पहले की सरकार। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने 20 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे हैं। दुर्ग भिलाई में 22 जगहों पर कार्रवाई जारी है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की कई टीमें 4 गाड़ियों में सुबह 4 बजे भिलाई पहुंची। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टुटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था। एसीबी से मिली जानकारी के अनुसार साल 2019 से साल 2022 तक सरकारी शराब की दुकानों से अवैध शराब डुप्लीकेट होलोग्राम लगाकर बेची गई थी। इससे शासन को करोड़ों के राजस्व का नुकसान हुआ था। भारतीय रेलवे को देश के जीवन रेखा माना जाता है और रेलवे स्टेशन किसी भी शहर की पहचान का केंद्र होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमृतकाल में तेज विकास की दिशा पकड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को वर्चुअल माध्यम से देश भर के 100 से अधिक रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। इनमें छत्तीसगढ़ के 5 स्टेशन हैं। अंबिकापुर, डोंगरगढ़, भानुप्रतापपुर, भिलाई 3 और रायपुर के पास स्थित उरकुरा स्टेशन है। इन स्टेशनों का कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया गया है। रायपुर मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने जानकारी दी कि यात्रियों को स्मार्ट और सुरक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रेलवे प्रतिबद्ध है। इन जो स्टेशनों का कायाकल्प किया गया है अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत, इसमें इसके 3 मूल बिंदु हैं: सुविधा, संस्कृति और सशक्तिकरण। सुविधा के तहत इन स्टेशनों पर एसी वेटिंग हॉल्स, अतिरिक्त टिकट काउंटर्स, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स जैसी सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं संस्कृति की, तो इन तीनों स्टेशनों को जब उनका डिज़ाइन दोबारा तैयार किया गया तो जो लोकल वहाँ की हमारी संस्कृति है, म्यूरल्स है या जो भी हमारे सांस्कृतिक प्रतिमान हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अचिता भवन, जो कि एक पूरी तरीके से सीसीटीवी कैमरा के द्वारा मॉनिटर्ड और एक सेंट्रली लोकेटेड एक स्थान है जहां पर अकेली जाने वाली महिलाएं या लड़कियां अगर उनको अकेले यात्रा करना पड़ रहा है तो उस बबल में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।